ठंड में गरीब माँ की बेटी के लिए आया अमीर रिश्ता। बेटिया, थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म पानी कर लेती, फिर बर्तन धोती तो तुझे ठंड थोड़ी कम लगती। माँ, कोई बात नहीं, लकड़ियाँ वैसे भी कम हैं। तभी गजोधर लकड़ी लेकर आता है। बड़ी मुश्किल से मिली है लकड़ियाँ, इन्हें काट कर तैयार कर लेता हूँ बेचने के लिए। कोई बात नहीं पिताजी, थोड़े से ही बर्तन रह गए, जल्दी से धो लेती हूँ, फिर आप दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। गजोधर जो लकड़ी लेकर आया होता है, उनमें से छोटी छोटी लकड़ियाँ बीनकर वह पत्नी के लिए जला देता है, जिसके बाद वह ठंड में लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी उसके घर के आंगन के बाहर से उसका दोस्त मिथुन जा रहा होता है। अरे गजोधर भाई, ठंड में कैसा चल रहा है सब कुछ? भगवान की दुआ से ठीक ठाक ही चल रहा है। मिथुन अंकल नमस्ते, काफी दिनों बाद आप दिख रहे हो और कमजोर भी लग रहे हो। अरे बस बिटिया, वैसे गजोधर भाई तेरी बेटी संस्कारी बहुत है, अच्छे घर में इसका रिश्ता करना। मिथुन ऐसा कहकर दिहाड़ी के लिए निकल जाता है। मिथुन भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। रेशमा, मैं जानता हूँ, मैं इसका पिता हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। दिन रात इस बारे में सोचकर मैं परेशान रहता हूँ। तुम्हें तो पता है घर के क्या हालात हैं, 2 वक्त का खाना भी हम सही से नहीं खा पाते हैं। बेटी की शादी कैसे करेंगे? अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़नी होगी, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है। माँ, पिताजी, आप मेरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। बेटी, तुम भी पराया हो, एक दिन अपने ससुराल चली जाओगी। पिताजी, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, मत कीजिए मेरी शादी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी, चलो मैं चलता हूँ। गजोधर एक बोरे के अंदर खूब सारी लकड़ियां भर लेता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। तो वहीं अपनी माँ को खाना देने के बाद कविता भी अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। मालकिन, आप कहीं जा रही हो क्या? बाहर जा रही हूँ, थोड़ा घर का ध्यान रखना और मेरे पीठ पीछे रसोई से छुपकर कुछ मत खाना। कविता यह सुनकर मायूस हो जाती है। उसके बाद वह अपनी मालकिन के घर के सारे काम करती और उसे ठंड में सारे काम करने पड़ते हैं। पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी देर गीजर जलाकर पानी गर्म कर लेती हूँ। कपड़े धोने के लिए कविता गीजर ऑन कर देती है, तभी उसकी मालकिन वापस आ जाती है। गीजर ऑन देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। मुझे पता ही था, मेरे पीठ पीछे से तुम घर के अंदर बहुत बिजली फूंकती हो। अरे ठंडे पानी से कपड़े धोने में क्या तुम्हें मौत आ रही थी? तुम्हें पता है ठंड में कितना बिजली का बिल आता है? मालकिन, दरअसल पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम्हें तो बस अमीर घर का फायदा उठाने के लिए मौका मिलना चाहिए। जली कटी बातें सुनकर श्वेता वहां से चली जाती है। बेचारी कविता मायूस होकर घर के सारे काम करती है और शाम को वापस घर लौट आती है। ये क्या माँ, जो खाना मैं बना कर गई थी आपने खाया नहीं? ठंड में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब खा लेंगे इस खाने को। रेशमा जानबूझकर खाना नहीं खाती, क्योंकि उसे पता था घर का राशन खत्म हो चुका है। जब कविता को ये पता चलता है तो उसे सब समझ आ जाता है। शायद राशन खत्म होने की वजह से माँ ने खाना बचाया होगा। कविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने माँ पिता को भूखा पेट नहीं सुलाना चाहती थी। कुछ देर में गजोधर भी घर आ जाता है। दिन भर ठंड में खड़े रहकर भी वह थोड़ी भी लकड़ी बेच नहीं पाता। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? पिताजी, घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे तो भूख लगी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह मैं राशन भरवा दूंगा। आज जैसे तैसे करके गुजारा कर लो। उस रात कविता बचा कुचा खाना खाकर अपने माता पिता के साथ ठंड में सोने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। तभी रात में रेशमा गजोधर से कहती है, आपने पंडित से बात की? आज मुझे जरा भी वक्त नहीं लगा। कल मैं पंडित को अपनी बेटी की कुंडली दे दूंगा, वो जरूर कोई अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए बताएंगे। सब सो जाते हैं।
रात को उन्हें बहुत ठंड लगती है। अगले दिन जब गजोधर और रेशमा की आंख भी नहीं खुली थी, कविता ठंडे पानी से ही नहा धोकर पूजा की थाली तैयार करती है और मंदिर में पहुंच जाती है, जहां वह भगवान की आरती गाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। कविता मंदिर में मधुर आवाज से आरती गा रही होती है। वहां मंदिर के बाहर एक औरत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है। अरे वाह, कितनी मधुर आवाज है। न जाने कौन है जो इतनी मधुर आवाज में इतनी सुबह सुबह गाना गा रही है। महेश्वरी जैसे जैसे सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में पहुंचती है, कविता आरती गाकर दूसरी तरफ से सीढ़ियां उतर जाती, जिसके चलते महेश्वरी उसे देख नहीं पाती। महेश्वरी पूजा करते हुए भगवान से कहती है, मेरा एक ही बेटा है, मेरी तुमसे सिर्फ एक ही मनोकामना है। उसकी शादी मैं एक अच्छी लड़की से करना चाहती हूँ, जो बहुत संस्कारी हो और उसे संभाल सके, और हमारे घर को भी। मेरी ये इच्छा पूरी कर देना भगवान। महेश्वरी इतना कहकर मंदिर की घंटी बजाती है और प्रसाद चढ़ाकर अपने घर को निकल जाती है। वहीं उसका बेटा रेयांश गहरी नींद में सो रहा होता है। रेयांश, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अभी नहीं माँ, मुझे सोने दो। कल रात वैसे ही मुझे घर आते हुए 3 बज गए थे। पहले लेट नाइट घर पर आता है और उसके बाद दोपहर तक सोता रहता है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? महेश्वरी इतना कहकर वहां से चली जाती है। रसोई में जाकर नाश्ता बनाते हुए वह कविता के गाए हुए गीत को गुनगुनाने लगती है। बहुत मधुर आवाज में गा रही थी वो लड़की संगीत। लगता है बहुत संस्कारी और अच्छे परिवार की लड़की थी। महेश्वरी उसी के बारे में सोच रही थी। इधर गजोधर ठंड में मेहनत कर करके पाई पाई जोड़ता है और अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है। पंडित जी, मेरी बेटी बहुत मासूम है, संस्कारी है। उसके लिए घर भी ऐसा ही होना चाहिए जहां वो खुश रहे। अरे हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता ही होगा, अच्छे घर के रिश्ते में दहेज जाता है। उसका इंतजाम करके रखना भाई साहब पहले ही। दहेज के नाम पर गजोधर क्या ही दे पाता, जिसके घर की छत ही टूटी हुई थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पंडित जी, लेकिन आप अच्छा लड़का ढूंढना। गजोधर इतना कहकर बोरे में भरकर लकड़ियां बाजार में लेकर जाता है और वहां बेचने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ कविता अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और अभी हमें पैसों की थोड़ी जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आता, जब देखो पैसे के लिए मेरे सामने सुबह शाम हाथ फैला देती हो। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। अगर तेरी यह आदत सुधरी नहीं तो मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा। हम गरीब लोगों की नौकरी छूटने पर उनका कलेजा बाहर निकल कर आ जाता है, और फिर मेरे माँ पिताजी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ ताकि उन्हें कर्ज न लेना पड़े मेरी शादी के लिए। हर बार तेरी एक नई कहानी तैयार रहती है। ये ले पैसे और चली जा यहाँ से। इस तरह धुतकार करके श्वेता उसे भेज देती है। बेचारी कविता ठंड में कपकपाते हुए चंद पैसे घर ले आती है, जिनमें से वह कुछ पैसों से तो राशन ले आती है और कुछ पैसे बचा कर रख लेती है। अगले दिन फिर से वह सुबह मंदिर में पूजा करते हुए आरती गाती है। इस बार महेश्वरी उसे देखने के लिए उससे पहले ही मंदिर पहुंच जाती है। मधुर है तुम्हारी आवाज, बहुत संस्कारी हो तुम जैसी लड़की अगर की बात क्या? कुछ नहीं, मेरा बेटा मुझे लेने के लिए नीचे आया है। चलो मैं चलती हूँ। सीढ़ियों से उतरते हुए महेश्वरी के मन में कविता को लेकर उसे बहू बनाने का ख्याल आता रहता है। रोड पर रेयांश अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड के साथ अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। महेश्वरी ख्यालों में खोई हुई होती है, तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। रेयांश अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसकी मॉडर्न गर्लफ्रेंड वहीं खड़ी रह जाती है। उसके पहुंचने से पहले ही कविता भागते हुए महेश्वरी को बचा लेती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ।
मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। माँ, आपको ध्यान रखना चाहिए। कहाँ ध्यान होता है आपका? चलो घर। रेयांश अपनी माँ को घर ले आता है, जिसके बाद वह अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, दरअसल वह लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत संस्कारी है। मैंने पता लगाया था, वो बहुत गरीब भी है। मैं उसे घर की बहू बनाना चाहती हूँ। तेरे लिए बहुत सही है, तेरा बहुत ख्याल रखेगी और इस घर को भी संभालेगी। इस बार रेयांश अपनी माँ की बात मान लेता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद महेश्वरी रिश्ता लेकर कविता के घर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही उसका रिश्ता लेकर कुछ लोग आए हुए थे। देखो जी, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, इसलिए मुझे दहेज भी चाहिए होगा। दहेज में हमारी मांग इतनी है। तभी महेश्वरी बोलती है, देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है, यहाँ तक कि हमें आपसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। आप मेरे बेटे रेयांश से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दीजिए। महेश्वरी बहुत अमीर औरत थी, उसे हर कोई जानता था। जैसे ही सावित्री उसे देखती है, वह चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद गरीब माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता महेश्वरी के बेटे से कर देते हैं। महेश्वरी शादी का सारा खर्चा खुद उठाती है और धूमधाम से गरीब परिवार की बेटी की शादी करके उसे अपने अमीर घर में ले आती है, जहां कविता खुशी से रहने लगती है।